गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सभी को। आज होली के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। होली एक ऐसा त्यौहार है जो आपके जीवन में खुशियां लाता है, लेकिन एक अभ्यर्थी के लिए जीवन में असली खुशियां तब आती हैं जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जो लक्ष्य उसने नौकरी का बनाया है, सरकारी नौकरी की, सरकारी सेवा में आने का, तो आपकी ये होली भी ठीक आनंदमय हो। और जब परीक्षा देने जाएं, वो उससे जो आनंद मिले वो भी होली की तरह ही आपके जीवन में आनंद लेके आए। तो चलिए जरा देखते हैं आज वो कौन से 10 सवाल हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखते हैं जरा पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि हाल ही में खबरों में छाए वी सोराट्स का मतलब क्या है। ठीक है, वी सोराट्स का मतलब क्या है, तो ये बात समझिएगा कि यह क्या है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी ये क्या है, इसको समझें कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक, जो कि एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर भी आसानी से ले जाया जा सकता है, यानी कि पोर्टेबल है। यानी कि यहाँ दिख रहा होगा कौन सा, पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली। ठीक, क्या है, पोर्टेबल, ठीक, वायु रक्षा प्रणाली है वीसॉट्स, जिसका विकास जो है डीआरडीओ की, ठीक, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको डीआरडीओ की रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सीआरआई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सेंटर ऑफ रिसर्च, इमारत रिसर्च सेंटर, सीआरआई के नाम से भी जाना जाता है, जो कि है कहाँ पर, हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में है। तो पहले सवाल का जवाब हो गया कि वीसोराट्स क्या है, तो एक पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसका विकास जो है डीआरडीओ की, ठीक, रिसर्च सेंटर जो कि हैदराबाद में है, जिसको इमारत रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है, उसने तैयार किया है। ये वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है। अगला प्रश्न कह रहा है, वन अधिकार अधिनियम एफआरए के तहत किस योजना के अंतर्गत सेल्फ स्वीकृति प्रदान की है। तो पहली बात कि वन अधिकार अधिनियम कौन से वर्ष में आया था। ठीक, तो याद रखिएगा कौन से वर्ष का है, 2006 में, जिसमें जनजातियां तथा आदिवासी लोगों के वन भूमि पर अधिकार को लेकर चर्चा किया जाता है। ठीक है, इस बात को समझें कि इसकी शुरुआत जो है 300 से प्लस एफआरए सेल्स की बात, 300 से अधिक एफआरए सेल्स के निर्माण की क्या की गई है, बात की गई है, जिसमें 324 जिला स्तरीय, 324 कितने, 324 जिला स्तरीय एफआरए, ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है, ठीक है, 18 जो हैं, ठीक, वो क्या, राज्य स्तरीय, कितने, 18 राज्य स्तरीय एफआरए की निर्माण की बात की गई है। ठीक, जो कि किसकी बात करता है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़ा है। तो जवाब क्या हो गया, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, किससे, वन अधिकार अधिनियम के तहत सेल्स, एफआरए सेल्स स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, अमुंडावा जनजाति मुख्य रूप से हाल ही में चर्चा में रही है। कौन सी जनजाति, अमुंडावा पूछा है, तो उसका संबंध है कहाँ से, ब्राजील से। ब्राजील आया है तो ब्राजील से जुड़ा हुआ कुछ प्रमुख तथ्य जानेंगे। अमेजन के वर्षावन, तो विश्व के सबसे बड़े, ठीक, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे हम क्या कहते हैं, अमेजन वर्षावन। और अमेजन वर्षावनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, यह भी जानिएगा। साथ ही साथ इस बात को भी जानिए कि ब्राजील जो है, ठीक है, जब ब्राजील की बात की जाती है तो इस बात को समझेंगे कि ब्राजील दुनिया का एकमात्र देश है जिससे 2 रेखाएं गुजरती हैं। वो 2 रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, तो एक रेखा जिसका नाम हो जाए, ठीक है, विषुवत रेखा, कौन सा, विषुवत रेखा हो जाए, और दूसरा जो है एक नाम और कौन सा हो जाए, ठीक है, तो मकर रेखा। तो 2 रेखाओं गुजरने वाला एकमात्र देश दुनिया में कौन सा है, ब्राजील है। ब्राजील कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ का एक बंदरगाह है जिसको सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कॉफ़ी बंदरगाह। इसे क्या कहा जाता है, कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। याद रखिएगा कौन सा बंदरगाह, कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो जवाब हो गया ब्राजील हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला नीलगिरी जंगली कबूतर किस क्षेत्र का स्थानिक पक्षी है। तो नीलगिरी स्थानिक जंगली कबूतर की बात करें तो यह आईयूसीएन की वल्नरेबल कैटेगरी में है। किसमें है, वल्नरेबल कैटेगरी में है। आईयूसीएन की बात किया जाता है तो इसकी स्थापना 1948 में हुआ था और इसका मुख्यालय ग्लांड में है। और ग्लांड जो कि एक शहर है कहाँ का, स्विट्जरलैंड का, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। किसकी बात हो रही है, तो आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि 9 श्रेणियों में, ठीक,
कितनी श्रेणियों में सूची जारी करता है? 9 श्रेणियों में। ये भी पूछता है कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक का संबंध भी किससे है? तो याद रखिए IUCN से है। किससे है? IUCN। यहां पूछा है कि कहां पाए जाते हैं, तो जवाब हो जाता है पश्चिमी घाट। ठीक, ताप्ती के मुहाने से कन्याकुमारी तक, ताप्ती के मुहाने से कन्याकुमारी तक फैला हुआ पर्वतीय श्रृंखला, जिसको हम पश्चिमी घाट, 1600 किलोमीटर की लंबाई में, इसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने 2026 में भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली ATM वैन, तो जो राज्य इनोवेशन में सबसे आगे है, पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, जिसका नाम क्या है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने, किसने? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने, ठीक, एक मोबाइल ATM की शुरुआत किया है, जो एक वैन पे चलेगी, और यह पूरी तरह से किस पर चलेगा? सौर ऊर्जा से संचालित होगा। किसकी बात? त्रिपुरा की बात। ठीक, अगला प्रश्न। भारत की कौन सी नगर निगम भारत की पहली स्थानीय संस्था बनी जिसने अपने बजट में जलवायु संबंधी अध्याय शामिल किया है? तो इसका जवाब हो जाए अहमदाबाद नगर निगम। यहाँ यह भी जानिएगा कि भारत की जब पहली नगर निगम की बात की जाती है, भारत की पहली नगर निगम, तो आप उत्तर किसको देते हैं? तो हमारा जवाब होता है मद्रास। ठीक, कहीं 1687 लिखा रहता है, लेकिन अधिकांश जगहों पे 1688 को माना गया है भारत का पहला नगर निगम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जवाब हो जाए क्या? अहमदाबाद नगर निगम हो जाए। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला गाजियाबाद नगर निगम है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का संबंध किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना से तात्पर्य है कि ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, निराश्रित हैं, उनसे संबंधित ऐसे लोग या उनके पालियों को 18 वर्ष तक की कन्याएं हैं या 27 वर्ष तक जिनकी अधिकतम उम्र की हो सकती है, उनको पढ़ने के लिए 3000 रुपये एक वर्ष में 10 माह तक दिए जाएंगे हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा। कहाँ की सरकार द्वारा? हिमाचल प्रदेश। तो जवाब क्या हो जाता है? हिमाचल प्रदेश हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में गर्म झरने का स्रोत कौन सी जगह मानी गई है? तो मणिकर्णिका। कौन सी जगह है? मणिकर्णिका गर्म जल स्रोत चर्चा में रहा था, क्योंकि इसको स्थानांतरित करने की बात की जा रही है। कहाँ पे? कसोल क्षेत्र में। ठीक है, एक और सुंदर क्षेत्र कौन सा? कसोल क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यह भी जाने कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, महान हिमालय, ठीक, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? तो यह भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त रेणुका सागर का भी संबंध, रेणुका सागर का भी संबंध कहाँ से है? तो यह भी कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। इसके अतिरिक्त 7 दिनी दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो इसका भी जवाब कुल्लू में मनाया जाता है और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में छाई भवानी नदी किसकी नदी की सहायक नदी है? तो भवानी नदी सहायक किसकी है? कावेरी की। कावेरी, जिसका उद्गम होता है कहाँ? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और ये जो है तमिलनाडु के बाद बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, कौन सी नदी? कावेरी नदी। इसी को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद किसके बीच में? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। ऐसे विवाद का हिस्सा केरल भी है, लेकिन बड़ा पार्ट कौन है? तमिलनाडु और कर्नाटक है। कावेरी जल विवाद के नाम से जाना जाता है। तो कावेरी की एक सहायक नदी भवानी है। ठीक, याद रखें। इसके अतिरिक्त जो है कावेरी की अन्य सहायक नदियों में अमरावती एक प्रमुख नदी है, नेत्रवती है, ठीक है, लोका पावनी है। ये सब नदियां किसकी सहायक नदी हैं? कावेरी की सहायक नदी हैं। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री ने क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद को उनके शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके सर्वोच्च बलिदान और अन्याय के विरुद्ध अटूट संकल्प को याद किया। वे निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? तो जब हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की, तो जिनका जन्म 1906 में हुआ था, ठीक, और उसके बाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए जब अंतिम गोली बची तो खुद को मार लिया, क्योंकि ये पढ़ लिया था कि अंग्रेजों की कोई ऐसी गोली नहीं है जो आज़ाद का सीना छलनी कर सके। ठीक, हम उन चंद्रशेखर तिवारी और चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने 1924 में एक संगठन से जुड़े थे जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इससे भी जुड़े थे। सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान के साथ भी थे। हालांकि ये लोग तो गिरफ्तार हो गए, और जिसमें से आप जानते हैं बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी भी हो जाती है, लेकिन आज़ाद कभी गिरफ्तार नहीं, क्योंकि आज़ाद को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है,
और उसके बाद जब 1928 में भगत सिंह जैसे लोग इनसे मिले तो आगे चल के फिरोज शाह कोटला में दिसंबर 1928 को किसका गठन किया? HSR, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। तो जवाब हो जाए ए और बी दोनों हो जाए, ए और बी दोनों हो जाए जवाब। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखते हैं जरा। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOS चकपाई ने GDP आधार वर्ष बदलकर भारत के राष्ट्रीय खातों को संशोधित किया है। कौन सा भारत द्वारा? याद रखें पहले होता था 2004-05 आधार वर्ष होता था, फिर इसे बदल के 2011-12 कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? 2011-12, और अब बदलकर इसे कर दिया गया है 2022-23। तो GDP का आधार वर्ष अब गणना कहां से होगी? 22-23 से होगी। इसके अतिरिक्त CPI का भी बदला है। CPI का अब नया CPI क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक, खुदरा मूल्य सूचकांक यानी ग्राहक मूल्य सूचकांक भी जिसको कहते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं, इसका नया आधार वर्ष 2024 हो गया है, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाए? 2022-23 हो जाए। तो ये थे आज के वो 10 सवाल, ये थे आज के वो 10 सवाल। हमने आपसे कल के प्रश्न में आपसे पूछा था। ठीक है, हमारा सवाल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था, उत्तर प्रदेश की बात किया था। और रही बात की, ठीक, कि कौन सा प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हमने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश में बाल श्रम को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। तो जिसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया कौन सा कार्यक्रम? नया सवेरा। कौन सा कार्यक्रम? नया सवेरा जोड़ा गया। ठीक है, आज के प्रश्न की अगर बात करें तो आज का प्रश्न क्या? ये भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर की, समसपुर की, सरसई नवार की, सुरिनसर मानसर झील? आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा। ठीक है, आज के सेशन के 10 प्रमुख सवाल रहे। आज होली की है, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपका जीवन भी होली की तरह सुखमय हो, आनंदमय हो। उमंग क्लासेस GKP हमेशा ऐसे ही कामना करता है आप सब स्वस्थ रहें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जिनका UPSI का एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें और अपनी पढ़ाई में लगे रहें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।